हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और इसके पहले इस चैप्टर का ग्रेविटेशन अपना चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में हम एक लेक्चर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फॉर्मूला ये डिस्कस किया था Gm1m2/r²। इसकी कुछ एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। अब आज के सेकंड लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। यहां पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहो, इसको बॉडी कहो और सिस्टम कहो। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जनरली होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और बॉडी का मतलब एक्सटेंडेड बॉडी जैसे पेन है, और सिस्टम का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडीज हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब इसका एक सर्टेन मास होगा। अब ये मास होने के कारण अपने आसपास के रीजन में एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है। इस बॉडी का मास होने के कारण आसपास अपना एक ऐसा इन्फ्लुएंस रखती है, और जिस मान लो उस इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं। यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट जो है, इसका मास होने के कारण एक ऐसा आसपास इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करके रखती है जिसमें अगर हम कोई दूसरा मास लाएंगे तो उस पर ये ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो मुझे इस पर निकालना है कि किसके बराबर होगा। क्लियर? तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं अब उसको समझेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ जो फील्ड होगा उसको मेजर करने के लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है। अब यहाँ अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखूंगा टेस्टिंग के लिए, मान लो m0 मास, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ जो रीजन है, इस मास के कारण इसके आसपास एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। इस इमेजिनरी वर्चुअल रीजन को हम इसका फील्ड कहते हैं। अब यहाँ फील्ड को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको कैपिटल E के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल g के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यहाँ जो फील्ड फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो बराबर होगा इसका मास m0 और इसका जो फील्ड है जिसको हमने E के सिंबल से डिनोट किया है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, F का मतलब ये जो हमने m0 मास लिया है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स है, और E का मतलब क्या है, E का मतलब है मैं इस ऑब्जेक्ट पर, E का मतलब क्या है, यहां पर इस P पॉइंट पर इस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग है। कर लें इसको नोट। अब देखिए, इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर पॉइंट लिखे हैं तो पहला है एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी, मास की होगी न्यूटन, सॉरी फोर्स की न्यूटन, मास की केजी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये न्यूटन पर केजी के बराबर इसकी यूनिट है, और हमेशा जो ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि मास नॉन नेगेटिव होता है। तो E और F का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। इसका थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं, E एंड F आर इन सेम डायरेक्शन। E और R सेम डायरेक्शन में होता है। ये बिल्कुल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी की तरह है। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा यह है E ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में के की जगह जी आता है और क्यू की जगह एम और आर की जगह आर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है Eg का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अब जैसे इसका मतलब यह है यहाँ एक पॉइंट मास है, इसके कारण यहाँ इस पी पॉइंट पर मुझे फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो फील्ड इंटेंसिटी ये मास और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में होती है, इसी लाइन के अलोंग होगी। लेकिन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ अगर हम कोई मास रखेंगे तो उसका फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी अंदर की तरफ होगी। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो रेडियली इनवर्ड होता है या रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड। बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। तो इसके बारे में रिजल्ट लिखते हैं, Eg is always रेडियली इनवर्ड। जो Eg का डायरेक्शन होता है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है, कभी आउटवर्ड हो ही नहीं सकता। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर वाला टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। उसका रीजन ये है, हम इस चैप्टर में प्लेनेट के बारे में डिस्कशन करते हैं और जितने भी प्लेनेट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेनली वो सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से हमें समझने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉलिड स्फीयर के इर्द गिर्द ही आता है। तब सॉलिड स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आउटसाइड में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, और एक और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कराता जा रहा हूं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी। और रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने सॉलिड स्फीयर के लिए पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। और मेरी एडवाइस यही है कि इस चैप्टर को है ना अलग से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो सीखना है हमें, और उन्हीं पर मैं फोकस कर रहा हूं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरफ फॉर्मूला लग रहा है ना। तो अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालनी है तो हम इसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे सॉलिड स्फीयर को जो सेंटर पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्म, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। या आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इसको लिख देता हूं ई आउट। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल, अगर मुझे स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और अंदर वाले पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ये इनसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो इसका इस वाला फॉर्मेट में अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं कि डेंसिटी की टर्म में। तो पहले इसकी डेंसिटी डिफाइन करें। डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी होगी, और वॉल्यूम डेंसिटी यहां तो चार्ज डेंसिटी थी, यहां मास डेंसिटी होगी। तो यहां चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया था और यहां मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम में आता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा फॉर्म, अब देखो इसको डेंसिटी को बदलेंगे। जैसे हम यहाँ पर किस तरह से इसको बदलें, जी की जगह, जैसे के का एक फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर हमें ये फॉर्मूला, देखो एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम की, तो यहाँ इस तरह का कोई फॉर्मेट हमें चेंज नहीं करना। डेंसिटी की टर्म में लिखना है तो डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं हम किस तरह से, देखो जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है, सॉरी, जी की जगह तो जी आएगा, अब मास की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। अब ये डेंसिटी की टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आ गया सॉलिड स्फीयर के अंदर। अब देखिए इनके ग्राफ अगर हम समझें, सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम स्मॉल आर चेंज करेंगे, उस स्फीयर की रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी। अब स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ई और आर में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अंदर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी जो किसी एंगल पर होगी, और आउटसाइड वाले पॉइंट में तो ई और आर रेसिप्रोकल है ना, तो ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर ग्राफ हाइपरबोला, इनसाइड में स्ट्रेट लाइन, और एग्जैक्टली ग्राफ वही बनेगा जो पिछले चैप्टर में बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच सॉलिड स्फीयर के लिए। तो बनाते हैं इसका ग्राफ, क्लियर। ये सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, होलो स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले फॉर्मूला लिखे हैं, ई आउट का फॉर्मूला क्या था, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ फॉर्मूले लिखने हैं, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि वो चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक चीज हमें आनी चाहिए उस चैप्टर में, तो हम मान के चलेंगे उस चैप्टर के हमारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से हैं, अच्छी तरह से रटने हैं, लर्न करने हैं, समझने हैं कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब इन्हीं से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला Gm/r², और इनसाइड वाला तो यहाँ भी 0 होगा। तो होलो स्फीयर के अंदर हर जगह पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। हालांकि इस चैप्टर में होलो स्फीयर की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्लेनेट होलो स्फीयर की तरह नहीं है, ऑलमोस्ट सारे जो प्लेनेट है वो सॉलिड स्फीयर की तरह है, तो सॉलिड स्फीयर के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, होलो स्फीयर के क्वेश्चन पूछने के ना के बराबर चांसेस है।
वो ठीक है, एग्जामिनर कोई हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बना दे तो उसकी बात अलग है, बट इन जनरल होलो स्फीयर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारी अर्थ खुद की, हमारी अर्थ सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर की जाती है, और ज्यादातर क्वेश्चन हमारी अर्थ पर बेस ही होते हैं, क्योंकि हमें अर्थ की स्टडी करनी है, दूसरे प्लेनेट की स्टडी करनी है, वही सब चीजें हमारा स्कोप रहता है। तो होलो स्फीयर के क्वेश्चन न के बराबर आते हैं, जस्ट एक फॉर्मूला लर्न करने वाली बात है। अब इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ आउटसाइड वाले पॉइंट का तो ग्राफ वैसा ही बनेगा ना, और अंदर का ग्राफ कैसा बनेगा वो हम समझ ही सकते हैं। तो देखिए होलो स्फीयर के लिए ग्राफ, तो ये होलो स्फीयर का फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया हमारा। आपको तो सॉलिड स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है, और आउटसाइड में तो हाइपरबोलिक ग्राफ है। यहाँ r बराबर r का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस पर एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है। तो ये सरफेस के, अगर हम ये पॉइंट सरफेस के जस्ट इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, और सरफेस के अगर जस्ट आउटसाइड में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सरफेस जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड में कितना होगा, Gm अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो सरफेस के जस्ट सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन नहीं है, क्योंकि सरफेस पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, तो यहाँ सरफेस पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, और उस पर ये ग्राफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफाइन नहीं होती। तो ये इसका इस तरह का ग्राफ। अब देखिए इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन आता है जो जनरली पूछा जाता है, तो अगला टॉपिक ये रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हालांकि हाफ रिंग जैसा कोई प्लेनेट नहीं होता, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, हाफ रिंग के लिए 2k लैम्डा अपॉन r के बराबर, यही था ना। हाफ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यह था, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो निकाला था उसका फॉर्मूला यह था, इसको ऐसे समझो। ये हाफ रिंग हमने कंसीडर की, इसका सेंटर यहाँ पर है, और इस रिंग की रेडियस मैंने r के इक्वल कंसीडर की। अब इस रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अगर इस पर चार्ज डेंसिटी q, चार्ज q है, रेडियस r है, तो इस रिंग के कारण सेंटर पर हमने, हाफ रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाला था, और इसमें लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस पर टोटल चार्ज क्यू, और इस हाफ रिंग की पेरीमीटर कितनी होगी, पाई r के ऊपर। ये हमने लैम्डा का मतलब कहा था, और लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला हमने वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। अब ग्रेविटेशन में इसमें क्या चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो 2k की जगह g, लैम्डा की जगह लैम्डा ही रहेगा r, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये और लैम्डा क्या होगा,
मास पर यूनिट लेंथ, तो रिंग का टोटल मास डिवाइडेड बाय रिंग की टोटल लेंथ। अब ये लैम्डा यहां रखकर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अगर इस हाफ रिंग का मास m है और रेडियस r है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है, हमेशा रेडियली इनवर्ट होता है फील्ड इंटेंसिटी। तो इस मासिव ऑब्जेक्ट के कारण, इस हाफ रिंग के कारण सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट होगा ना, और रेडियली इनवर्ट का मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव में, और यह रेडियली इनवर्ट होता है हमेशा, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगला टॉपिक है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको कैपिटल बी के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में इसको क्या कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां भी बी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, तो सिंबल यही है, इसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। वहां पूरा नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चैप्टर में पूरा नाम है ग्रेविटेशन। और सारे फॉर्मूले एज इट इज हैं। देखो पोटेंशियल, अब देखो ये कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था ना, इस ऑब्जेक्ट के होने के कारण, इसका मास होने के कारण ये आसपास सब जगह एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड को मेजर करने का एक तरीका है फील्ड इंटेंसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा तरीका है पोटेंशियल, जो स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ इस मासिव ऑब्जेक्ट का यहाँ पी पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, इस पर इस मास का क्या इफेक्ट होगा, उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक फील्ड इंटेंसिटी और एक पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल को इस पी पॉइंट पर कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। पोटेंशियल एट पी पॉइंट, अब देखो इसका पी पॉइंट पर पोटेंशियल, इस मास के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां हम एक छोटा सा मास रखेंगे m नॉट, पॉइंट मास, ये पॉइंट मास है, m नॉट एक पॉइंट मास रखा। अब इस पॉइंट मास को इस पॉइंट से इंफिनिटी तक, इस पॉइंट मास को p पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो यहां मास रखोगे, ये मास, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा उसके अगेंस्ट में इस पी पॉइंट से इस मास को उठाकर इंफिनिटी तक ले जाऊंगा। अपना आप नहीं जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? रीजन ये है, इस मास और इस मास के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा ना, अट्रैक्टिव। तो इसको अगर यहां से यहां तक ले जाना है तो मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, यहां एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। अब ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तो यहां से यहां ले जाने में प्लस होगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क यहां से यहां तक ले जाने में नेगेटिव होगा। खैर जो भी होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ वर्क होगा, पी पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में इस मास को ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ वर्क होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स फ्रॉम p टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब देखो, जैसे मैंने कहा आपको, ये वाला जो वर्क है ये प्लस आया, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना। और अगर ये वर्क नेगेटिव आया, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। किसी भी चीज के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
B is always negative। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ये अब इसका एक रिजल्ट। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और मास केजी। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी के बराबर, ये इसकी यूनिट होगी। अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो वर्क की डायमेंशन पता है, मास की पता है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m(L2T-2) और मास की होती है n। तो अब इसकी डायमेंशन क्या आ गई, L2T-2, ये इसकी डायमेंशन है। तो इस तरह से हम डायमेंशन, यूनिट वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और पॉइंट इसमें लिख लेना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं हो सकता। और हमने ये मान रखा है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी माना था कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो है। इसीलिए हम जो वर्क डेफिनेशन में p से इंफिनिटी तक ले जाते हैं ना, उसका पर्पस ही यही होता है कि इंफिनिटी पर हमने पोटेंशियल जीरो मान रखा है, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है और बाकी सब जगह पर माइनस में है। तो माइनस में है तो इसका मतलब इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल जीरो है वो मैक्सिमम है, बाकी सब जगह मैक्सिमम से जीरो से कम है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने लिखा है पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब क्या पढ़ना है हमें इसके बाद, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पॉइंट मास के कारण Q/R था। यही पढ़ा था ना, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये होगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने भी यहाँ क्या लिखा, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पोटेंशियल के हर फॉर्मूले में पहले माइनस लगा देना अपनी मर्जी से, इसमें जब चेंज करो तो माइनस जरूरी। अब k की जगह g और इसकी जगह m और ये r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया। वापस दोबारा याद दिला रहा हूं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखेंगे इनवर्ट होगा या आउटवर्ड होगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव होगी नहीं किसी भी चीज के कारण, कभी भी। अब देखो ये एक मास है m, अब यहां दो पॉइंट कंसीडर करूंगा a और b, तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस मास के कारण किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले से देख के बताओ। तो पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज्यादा होगा, b पॉइंट पर पोटेंशियल a से ज्यादा होगा। समझ में आया, ऐसे समझ लो। अब आया समझ में भाई, ए पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ m मास से कम है ना, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन ये माइनस में ज्यादा है तो ये कम हुआ ना। जिसे मान लो ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालूंगा -5 आएगा, यहाँ पर बी पर निकाला -3 आया, तो -3 और -5 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। तो जो पॉइंट जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा ना उसका पोटेंशियल ज्यादा ही होगा, मैग्नीट्यूड में कम होगा। और इंफिनिटी तो बहुत ज्यादा है, तो इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल कितना है, 0, और 0 सबसे बड़ा है। तो हमेशा पोटेंशियल इंफिनिटी पे ही मैक्सिमम होगा, बाकी सब पर उससे कम होगा। नेक्स्ट,
कर लें इनको नोट। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड वाले पॉइंट को तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन पोटेंशियल अगर मुझे स्फीयर के अंदर निकालना है तो हम स्फीयर को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कंसेप्ट बताया था और यही सेम कंसेप्ट इस चैप्टर में भी है कि अगर हमें स्फीयर के अंदर किसी जगह पर कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम पॉइंट चार्ज से रिप्लेस नहीं कर सकते, और स्फीयर के बाहर कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और पॉइंट चार्ज मानने के बाद उस पर कूलॉम्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा और इस चैप्टर का न्यूटन्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ बताया था ना, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में कहा था कि m1 m2 शुड बी पॉइंट मास। लेकिन अगर m1 m2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर आपस में कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के अंदर नहीं है, बाहर है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशन फील्ड में क्या चेंज करूंगा, एक तो माइनस को सब फॉर्मूले में आएगा, ये आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया। इन सब के डेरिवेशन वैसे ही हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे, बट हमें यहाँ कोई डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन इसका ये है 12th बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं है, तो हमारे जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ग्रेविटेशन का चैप्टर नहीं है, तो हमें इसको बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना। ये केवल हमारे लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के एग्जाम में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ और बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ भी हम नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत नई चीज पढ़ेंगे उनमें है एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब चीजें नहीं, सैटेलाइट मोशन, ये सब नई चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर मुझे पोटेंशियल एट सरफेस निकालना है, स्फीयर की सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो r बराबर कैपिटल R रखूंगा। अब देखो इस फॉर्मूले में भी मैंने इक्वल का साइन लगाया है और इसमें भी पोटेंशियल निकालने के लिए इक्वल का साइन लगा रहा हूं। मतलब अगर हमें सरफेस पर r और r बराबर है तो इस फॉर्मूले से भी आंसर निकालें, इससे भी निकालें, दोनों से सेम आंसर आएगा, और दोनों से आंसर सेम आएगा इसलिए इक्वल का साइन लगाया मैंने, और आंसर क्या आ जाएगा। वैसे इससे कैलकुलेशन करना आसान है ना, इसमें स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस GM अपॉन कैपिटल R, ये सरफेस पर पोटेंशियल आएगा। अब सेकंड केस, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो स्मॉल r बराबर 0 हो जाएगा। अब सेंटर के लिए, तो सेंटर तो अंदर है, अंदर के लिए फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले से सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, माइनस 3/2 GM अपॉन R इक्वल, तो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो यहां अगर सेंटर और सरफेस पर पोटेंशियल का रेशियो निकालना तो 3/2 आएगा ना, सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे तो उनका रेशियो 3/2 के बराबर आएगा। अब इसको देखने से ऐसा लगता है सर सेंटर का पोटेंशियल इस सरफेस से ज्यादा, लेकिन मैग्नीट्यूड में ज्यादा है ना। पोटेंशियल तो सेंटर पर मिनिमम होगा, स्फीयर के सेंटर पे मिनिमम है और मैक्सिमम कहां है, इंफिनिटी पर। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो पोटेंशियल के जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसका ग्राफ इस एक्सिस के नीचे ही बनेगा। अब नीचे इसका पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाया था ना उसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देखो आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल इस तरह से था, V आउट पर आउटसाइड वाले पोटेंशियल पॉइंट पर पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल था, तो 1/r का ग्राफ तो ऐसा हाइपरबोला होगा। अब इनसाइड में पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा वो समझते हैं।
सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का ग्राफ, तो देखिए, और सेंटर पे मैक्सिमम है, देखो पोटेंशियल का ग्राफ क्या है, माइनस जी एम अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। अब ये r की डबल पावर है ना, और b की सिंगल पावर है, और एक की डबल पावर एक की सिंगल होती है तो ग्राफ पैराबोला होता है, तो अंदर वाले पॉइंट पर ग्राफ पैराबोला होगा, और सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा ना, तो अंदर की तरफ पैराबोला बनाऊंगा, तो यहाँ ये दोनों पॉइंट अंदर है, तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और फिर यह हाइपरबोला। तो अंदर वाले पॉइंट पर ये ग्राफ पैराबोला है, और बाहर वाले पॉइंट पर ये ग्राफ हाइपरबोला है, तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का ग्राफ होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे फॉर्मूले ये थे दोनों। अब इस वाले ग्रेविटेशन में क्या चेंज होगा, एक तो माइनस दोनों जगह आएगा, के की जगह जी आएगा, बस ये चेंज होगा, तो ये हमारे इसके फॉर्मूले। अब इसका ग्राफ, ग्राफ वापस इस चैप्टर में पोटेंशियल के सारे ग्राफ इस लाइन के नीचे होंगे। अब इस लाइन के नीचे होंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, देखा ग्राफ, आउटसाइड में तो 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हाइपरबोला, और अंदर वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल में r आ ही नहीं रहा ना, तो r पे तो पोटेंशियल डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट होने का मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, हर जगह यहाँ मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। थैंक यू फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।